नमस्कार साथियों। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस यूनियन में राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव के आपस की सामंजस्य को लेकर संस्था में जो उतार चढ़ाव और बिखराव आ रही है, इसको लेकर हमने चर्चा किया था। और श्री नरेंद्र पंचाल जी और श्री कांता राजू जी के द्वारा जो मीटिंग आयोजित की गई थी, इस पर हमने विस्तार से चर्चा किया था। साथियों, इस बात में कोई संदेह नहीं कि महत्वाकांक्षा की लड़ाई अब बड़े स्तर पर पहुंच चुकी है और ये जितनी बड़ी लड़ाई होगी उतना ज्यादा नुकसान हमारी संस्था ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस यूनियन को होने वाली है। चिराग का काम अंधेला हटाना होता है, अंधेला को दूर करना होता है, पर देखने के लिए आपको खुद अपनी आंख खोलनी होगी। और यही स्थिति आज बनी हुई है। यदि आप और हम खुद से इस बारीकियों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें बड़े नुकसान झेलने होंगे। ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस यूनियन, जिसे आप AIRTU कहते हैं, वो एक चिराग की तरह है। वो आप तक रोशनी पहुंचाएगा, पर आपको देखने के लिए अपनी नजर खुद खोलना होगा, तभी जाकर हम एक बेहतर परिणाम पर पहुंच सकेंगे। पिछली वीडियो में हमने बोला था कि दिल्ली की तरह नागपुर की मीटिंग का भी वीडियो या फोटो अपलोड नहीं किया जाएगा, भले ही पहले प्रचार काफी किया गया हो। आपको मीटिंग में बुलाने के लिए प्रयास किया जाएगा और कई फोटो, बैनर, वीडियो डाले जाएंगे और डाला भी गया। फिर आप देखिए, ये दबाव तो बना कि मीटिंग की वीडियो फोटो डाला जाए, तो कुछ फोटोज आए हैं। मैंने देखा, बारीकी से इस पर कोशिश किया समझने का, तो मुझे ये समझ में आया कि मंच पर जितने लोग हैं, मंच के आसपास जितने लोग हैं, उससे कम लोग उनको सुनने के लिए बैठे हुए थे। मेरा कहने का अर्थ यह है कि बहुत कम संख्या में नागपुर के अंदर मीटिंग लोग पहुंचे थे, मीटिंग को सुनने समझने के लिए। तो उस मीटिंग की खासियत क्या थी, ये समझ लीजिए। चांद मोहम्मद जी को निर्विरोध चुना गया। ये तो होना ही था, ये तो होना ही था, जिस मीटिंग को लोग मान्यता दे नहीं रहे। और हमारे ट्रैक मेंटेनेंस साथी यह चाह रहे हैं कि आप पहले आपसी जो गतिरोध तैयार हुआ है, जो आपसी असमंजस स्थापित हुआ, उसे आप दूर करिए, फिर हम मीटिंग में आएंगे और अपने पदाधिकारी को चुनेंगे। जैसा कि मैं पहले ही बताया था कि पद की रक्षा और पद को लेकर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और सचिव के अंदर अस्थिरता बनी हुई है, कहीं न कहीं वो पद को लेकर काफी तनाव में दिख रहे हैं। उन्हें अपनी पद को बचाना है। परिणाम सामने है कि आप देख लीजिए, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं श्री रामनिवास पासवान जी। पता नहीं कैसे बना है, तो मैं पहले भी बोला, बड़ी जांच की विषय है और गंभीरता से इसको समझने की बात है। और दूसरी तरफ आप देखिए, कांता राजू बिल्कुल स्वतंत्र और सुरक्षित, उनके पद के दावेदार कोई नहीं। यह मान लीजिए कि जिस तरह भारत में एक माहौल बनाया गया है कि नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन,
तो आज वही स्थिति हमारी संस्था में भी है कि कांताराज भी नहीं तो कौन, नैन पंचाल नहीं तो कौन। साथियों, इस उलझन से बाहर निकलने की जरूरत है, वरना ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे और स्थिति ये आएगी कि जिस प्रकार से आपको इस बार की चुनाव में बाहर रखा गया, तो मैं कहता हूं जितना एआईआर एनएफआईआर दोषी नहीं है इस चुनाव में आपको बाहर रखने को लेकर, उससे ज्यादा दोषी हमारे ही संस्था के सिरमौर नेता हैं, जो आपको गुमराह करके रखा, लंबे समय तक गुमराह किया। कहीं ना कहीं मैं भी इस चीज से गुमराह रहा कि आखिर हो क्या रहा है। बावजूद इसके कि मैं एक संवेदनशील समय में नहीं चाहता था कि हमारे साथियों के बीच किसी प्रकार की अविश्वास उत्पन्न हो, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्णय हो रहे थे उन्हें हम बखूबी स्वीकार करने का काम किया और आप लोगों ने भी वही किया, जो एक ऐसे समय में एक संस्था के शुभचिंतक करते हैं। परिणाम आप देख लीजिए, ऐसी ऐसी बातें सुनने मिल रही है राष्ट्रीय पदाधिकारियों को लेकर, जो कहीं न कहीं एक आपराधिक प्रवृत्ति को दर्शा रहा है। हमारे कई दिग्गज साथी जो अपनी छुट्टियां, परिवार को देने वाला समय, अपने व्यक्तिगत पैसे को लगाकर संस्था को इस ऊंचाई पर लाया, आज उसी संस्था को किस ढंग से ये लोग मौकाप्रस्त लोग बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब नागपुर की मीटिंग का फोटो आ ही गया, निर्विरोध शानदान जी चुने गए। मैं उनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं करता, मैं उनकी विश्वसनीयता पर भी शक नहीं करता, पर मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, नियत शक के दायरे में है। जब ये सब कुछ तय था कि चांद मोहम्मद जी को अध्यक्ष बनना है, तो इतने बड़े साजिश या इतने बड़े मजाक करने की जरूरत क्या थी। बना दिया गया होता, 4-5 लोगों के बीच में ही अगर हम संस्था के पदाधिकारी तय करने लगे, तो इसके लिए इतने बड़े षड्यंत्र और इतने बड़े दुष्प्रचार करने की आवश्यकता कहां थी। मैं किसी भी पदाधिकारी के काम को लेकर चर्चा नहीं करूंगा, कौन क्या काम कर रहे हैं और दुनिया को पता है। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि एक घटना याद करिए आप, रामायण में ककई जो है राजा दशरथ को एक युद्ध में विजय दिला देता है, और ये पता राजा दशरथ जी को बाद में पता चलता है कि उनकी रथ का धुरी का जो किला था वो बाहर गिर गया था, और ककई ने उस जगह पर अपनी उंगली डालकर रथ को चलने दिया। अंततः राजा दशरथ जी जीत गए, और इस विजय को लेकर उन्होंने उनसे एक वादा किया, भाई तुमको जो मांगना है मांगो। ककई ने उसको ड्यू रखा, वो बोला था जब समय आएगा तो मैं मांगूंगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं मिला जुलाकर कि जिस वक्त ककई ने अपने पति राजा दशरथ जी को जीत दिलाई, अपने जीवन को खतरे में डालकर, एक आदर्श पत्नी की भूमिका थी। उस समय हर कोई उसको सम्मान की नजर से देख रहा, पर मैं चाहता हूं कि नियत क्या थी। नियत का जो परिवर्तन हुआ जब वक्त आई उसी वादा को निभाने की, तो आप देख लीजिए राजा दशरथ जी की मृत्यु ही नहीं बल्कि उनके सारे बच्चे जंगली जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए। उनका सत्ता चलाने वाला कोई नहीं था, खड़ाओं के सहारे सत्ता चल रही थी। उस वक्त आप गौर करिए, उस परिस्थिति में ककई एक विलन के रूप में नजर आए। एक वक्त था जब वो
हीरो की तरह उभर गई थी, दूसरा वक्त यह है जो विलन की तरह उभर के आई। मैं कहने का मतलब परिस्थितियों को देखकर यदि हम अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाते या परिस्थितियों को, आपदा को हम अवसर के रूप में बदलते हैं, तो हमें कुछ पल के लिए सफलता तो मिल जाती है, पर वो परिणाम लंबे समय तक आपके साथ नहीं होता। आज चांद मोहम्मद जी जिस प्रकार से चुनकर आए हैं और पेपर में भी आया है, उनका काम ही है पेपर में छपवा देना, तो हर चीज को पेपर में ही छपवाते हैं। तो वो आया है सामने, बड़ी खुशी की बात है। उनको निर्विरोध चुना गया, पर विरोध करता कौन? सवाल तो यह है ना, विरोध करता कौन? आए तो वही लोग थे, गिने चुने दो चार पांच लोग होंगे, जो मुझे फोटो में दिख रहा है। मतलब मंच के आगे से कम आधे लोग भी मंच के आगे सुनने वाले लोग नहीं थे, श्रोता कम थे। कहने का मतलब गिने चुने लोगों के बीच में ये पदों का बंटवारा, ऐसा मान लीजिए घर में दो भाई के बीच जागीर की बंटवारा हो रही है। संस्था किसी की जागीर नहीं, किसी की पैतृक संपत्ति नहीं। मैंने कहा ना कि गिद्ध की नजर बनी हुई है, ये बोटियां नोच नोच से खा जाएंगे। आज वही हो रहा। मैं आप सभी ट्रैक मेटर साथियों से कहना चाहूंगा कि जो पीढ़ी, जो व्यक्ति, जो लोग सोने की जंजीर को सम्मान देना सीख जाते हैं, जो लोग गुलामी के सोने की जंजीर को सम्मान देना सीख जाते हैं ना, उससे दुनिया की कोई ताकत आजाद नहीं करा सकती। एआरटू का लक्ष्य चांद मोहम्मद, कांताराजू, नयन पंचाल या अवनीश कुमार या अनु शुक्ला, राजेश यादव, अभय सिंह नहीं है। एआरटू का लक्ष्य लाखों ट्रैक मेंटेनर को अपना भविष्य सुरक्षित और सुनिश्चित करने को लेकर, यह एकता 165 साल 170 साल से ठगे हुए ट्रैक मेंटेनर के हक के लिए बनाई गई। पर आप देखिए, आपकी चुप्पी आपको कहां लेकर जा रहा है। क्या चांद मोहम्मद जी कभी यह सोचे कि जिस प्रकार से वो एक बंद कमरे में कुछ लोगों के बीच एक भारत के सबसे बड़े कैडर के अध्यक्ष बन जाएंगे और लोग उन्हें स्वीकार कर लेगा? आज उन्हें बधाई देने वाले लोग नहीं दिख रहे हैं मुझे। यदि यह प्रक्रिया संवैधानिक होती, यदि यह प्रक्रिया आप लोगों को विश्वास में लेकर पूरा की गई होती, तो मैं पूरे विश्वास के साथ और दावे के साथ कह सकता हूं, कम से कम जो प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जो हमारे पदाधिकारी चुन के आते, उनके लिए आपके अंदर एक आदर का भाव जगता, आपके अंदर एक उत्सुकता जगती, आपके अंदर एक उम्मीद जगता कि आने वाला भविष्य हमारा एक सुरक्षित हाथ में है, वो हमें अच्छी दिशा में लेकर जाएगा। कई साथी होते हैं षड्यंत्र कला के बड़े विद्वान होते हैं, उनकी षड्यंत्र को हम और आप जानबूझकर जान के देखने के बावजूद भी परिस्थितियों को देखकर चुप हो जाते हैं कि ऐसी परिस्थिति में अगर हमने इनकी महत्वाकांक्षाओं को, इनके षड्यंत्र को उजागर किया, तो हमारी संस्था को बहुत नुकसान होने वाला। कई जगह चुप हो जाते हैं और चुप्पी का मतलब वो अपनी ताकत महसूस करने लगता है। साथियों, राम और रावण में एक फर्क बड़ा यह भी था कि राम के साथ उसका भाई लक्ष्मण था। जीत उसी वक्त सुनिश्चित हो गई कि राम के साथ उसका भाई लक्ष्मण है और रावण के साथ उनका भाई विभीषण नहीं है। तो हमें अपने विभीषण को भी पहचानना है। विभीषण को सही समय सही वक्त पर पहचान लिए तो बहुत बेहतर, वरना 2013-14 से जो हम लोगों ने सपना संजो कर रखा था, एक उज्जवल भविष्य का, ट्रैक मेंटेनर के उज्जवल भविष्य का, हमें अभी लड़ाई लड़नी चाहिए थी। नई वैकेंसी आई है ग्रुप डी की,
हमारी लड़ाई यह होनी चाहिए थी, इस लड़ाई को और बल दिया जाना चाहिए था कि अब जो नया सिलेक्शन आएगा ग्रुप डी का, आरआरसी से, आरआरबी से, वो लोग पहले गैंगमैन में आएंगे। 5 साल 10 साल गैंगमैन की जो परिस्थितियां हैं उसकी मजा तो चखे कि गैंगमैन किन परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर है। जब ये लोग कुछ वक्त हमारे ट्रैक पर बिताएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये पूरी जिंदगी ट्रैक किसी भी विभाग में हो, ट्रैकमैन को सम्मान देना सीख जाएंगे। मेरा मानना है कि यदि वो ट्रैकमैन में आ जाते, 50,000, 1,00,000, 25,000 जो भी हमारी वैकेंसी है, वो ट्रैकमैन में आते और इतने ही लोग, 50,000 जो लोग हमारे नियुक्ति के बाद जगह बचती, वो सारे लोग दूसरे विभाग में चले जाते। कहने का मतलब यह है कि 5 साल मैक्सिमम लगेगा और हमारे जो कर्मचारी हैं ट्रैकमैन, उनका विभाग स्वाभाविक तौर पर बदलता चला जाएगा और हर किसी को मौका मिलेगा पदोन्नति। आज ये लड़ाई पीछे छूट गई। बेहतर आज हमारे जो रेल मंत्री हैं बड़े ही बहुत ही संवेदनशील है, उनकी संवेदनशीलता पर कोई संदेह नहीं है हमें। उन तक अगर हमारी बात, रेलवे बोर्ड चेयरमैन तक हमारी बात सही से पहुंच जाती है, मुझे आश्वास नहीं है कि आने वाला जो ग्रुप डी की वैकेंसी है, उनके आने के बाद बड़ी संख्या में हमारे ट्रैकमैन का विभाग परिवर्तन हो जाता। अर्थात अगर 50,000 गैंगमैन ग्रुप डी कर्मचारी का चयन होता है, तो 50,000 हमारे जो ट्रैकमैन में लोग हैं ना दूसरे विभाग में चले जाएंगे। उन्हें भी पदोन्नति का और शारीरिक आर्थिक रूप से हर ढंग से लाभ मिलता। जिन परिस्थितियों में हम काम कर रहे हैं, हमारी महिला ट्रैकमैन काम कर रही है, हम देखिए ना, महिला ट्रैकमैन, उनको भी सामाजिक सम्मान का अधिकार है। यदि बारिश हो जाए तो उनकी हालत क्या होगी आप समझ सकते हैं। एक भारतीय नारी, जिसे हम आज नारी को देवी का दर्जा देते हैं, वो लाइन पर काम कर रहा हो और भीग जाए तो वो कपड़ा कहीं कहाँ बदलेंगे। कोई ऐसा जगह है जहां वो सम्मान के साथ अपनी इज्जत अस्मिता को बचाते हुए कपड़ा बदल सके? मालूम है वो, आपको तो बेहतर मालूम होगा क्योंकि आप उस डिपार्टमेंट में हैं और मैं भी 14 साल बिताया हूं। महिलाएं मजबूरन किसी पेड़ के किनारे आड़ में आकर, किसी पुल की आड़ में आकर अपने कपड़े बदलने के लिए मजबूर होती है। अब समझिए उनको नेचुरल कोला, अल्ट्रावायलेट बाथरूम कहाँ जाना होगा। 50-25 की संख्या में जेंट्स काम कर रहे हैं, वहां 2-4 महिलाएं काम कर रही है। उनको किस परिस्थिति से, किस सामाजिक समस्याओं से गुजरना पड़ रहा होगा, अंदाज लगाएं आप। यदि ड्यूटी के बाद उन्हें कपड़ा बदलकर घर जाना हो तो कैसे जाएंगे, कहाँ कपड़ा बदलेंगे, ये व्यवस्था है। ये सारी मूलभूत हमारी समस्याएं हैं। इन सारी समस्याओं पर चर्चा करके आगे बढ़ने की जरूरत थी, तो यहाँ पे पदाधिकारियों का खेल खेला जा रहा है। जब कांताराजू जी के द्वारा ये कहा गया कि कुल पदों के लिए चुनाव होंगे, तो आखिर ये सुरक्षित कैसे रह गए कांताराजू जी? क्या उनके विरुद्ध कोई खड़ा नहीं हुआ? कैसे खड़ा हुआ? जब का चांद मोहम्मद जी को निर्विरोध जब चुन लिया गया, तो उनके विरुद्ध कौन खड़ा होगा? साथियों, ये सब कुछ जाल जो है खुद को सुरक्षित करने के लिए कर है। मैं तो यही कहूंगा, गुलामी का जंजीर न टूटे तो पैर काट दें पर आजाद जी। ऐसे लोगों को आपको समय रहते शानदार और बहुत मजबूती से जवाब देना होगा। जब तक संस्था मजबूत नहीं होगा, संस्था मजबूत हाथों में नहीं होगा, तब तक ऐसे लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आपकी संस्था का, आपका दुरुपयोग करता रहेगा। कहा जाता है कि क्रिकेट में जब हम खेल रहे होते हैं तो बैट्समैन के सबसे नजदीक जो विकेट कीपर होता है, वो इस मौके के तलाश में होता है कि बैट्समैन दायरा पार करे और मैं गिल्ली उड़ा दूं।
आपके पास जो खड़ा है सबसे बड़ा नुकसान उसी से है। सावधान उनसे रहना है, दायरा नहीं लांघना है, ताकि दूसरे को मौका न मिले। मैं नैन पंचाल जी से या कांतारू जी से या राम नरेश पासवान जी से या किसी व्यक्ति से कोई व्यक्तिगत तौर पर मुझे कोई न तो ऋषिया है और न कोई दुश्मनी का कारण हो सकता, पर मेरा मानना है लोग मुझे दुश्मन कह ले, उनकी आजादी है। मैं दुश्मन कहने वाले लोगों का भी सम्मान करता हूं, पर मैं इस बात का ध्यान रखता हूं कि लोग मुझे गद्दार ना कहें। दुश्मन से बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता जो आपको आप संभालने का मौका देता है। गद्दार तो वो लोग हैं ना जो आपके अपने बन के आपको लूट लेता है। आप जिनके सहारे पूरे जीवन मीटिंग में भीड़ लगाना, मीटिंग के लिए जाना, ये जो बिता रहे हैं और वो आपके साथ गद्दारी हो रही है, ऐसे लोगों से आपको आजाद होना होगा। इसलिए इन लोगों को पूरी गंभीरता से लेते हुए आप लोगों का एक ही स्टंट होना चाहिए, एक ही सोच होना चाहिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय सचिव जी, आप इतने बड़े नहीं हो गए कि आपके आदेश, गलत आदेश का हम पालन करने मजबूर हो जाए। यदि फिर भी वो लोग अपनी तानाशाही से पीछे नहीं हटते, मैं आपको उकसा नहीं रहा हूं, बल्कि मैं उस संस्था को बचाने की कोशिश कर रहा हूं, उस संस्था के महत्व को बचाए रखने की कोशिश कर रहा हूं, जिसके लिए हम लोगों ने लंबे समय तक अपनी समय और कहीं न कहीं व्यक्तिगत खर्च किए। कहीं न कहीं हमने पुलिस की प्रताड़ना, प्रशासन की प्रताड़ना को झेला। हमारे कई दिग्गज साथी जो वेस्टर्न रेलवे के दौरान कई साथी रिमूव फ्रॉम सर्विस हुए। क्या ये ऐसे दिनों के लिए हम लोगों ने काम कर रहा था? हम जब पहली बार मैं बताऊं आपको, मुंबई के अंदर भाईंदर में हमने पहली मीटिंग आयोजित की थी। उस मीटिंग के अंदर जो यूट्यूब में, हमारे जो यूट्यूब है उसके अंदर वो वीडियो डाला हुआ है, 10-20 की संख्या में लोग आए थे हमारे मीटिंग में, 250 से 300 लोग थे। और वो लोग की कोशिश यही थी कि ट्रैकमैन की मीटिंग होनी नहीं चाहिए, ये मीटिंग होगा तो हमें नुकसान होगा। मान्यता प्राप्त यूनियन फेडरेशन के लोग थे जो मारने और मरने पर उतारू थे, पर आप लोगों का प्यार, आप लोगों का विश्वास, आप लोगों का समर्थन ने उस मीटिंग को भी सफल बना। लोग एकजुट रहे और इकट्ठा रहे। भैया तुमको जो हल्ला करना है, जो करना है कर लो, हम कुछ बोलेंगे नहीं, हम करके दिखाएंगे। और यही हुआ कि वह व्यक्ति कहीं न कहीं एक परास्त होकर वापस चले गए। और उसके बाद जो मुंबई समेत पूरे वेस्टर्न रेलवे और पूरे इंडियन रेलवे में ट्रैकमैन का झंडा लहराना शुरू हुआ, तो आप देख लीजिए इस प्रकार से भारतीय रेलवे के अंदर सबसे बड़े एसोसिएशन के रूप में उभर कर आया, जो अब यूनियन का रूप ले लिया। जैसे अभी आपको बताऊं कि संविधान में संशोधन हुई है कि ट्रैकमैन के अलावा अब दूसरे विभाग के लोग भी हमारे साथ होंगे, ताकि हम चुनाव में उतर सकें और हमारे ट्रैकमैन के साथ साथ उन सारे विभाग का कल्याण हो जो अपने आप को ठगा हुआ, अपने आप को AIRF NFIR के द्वारा शोषित किया हुआ महसूस कर रहा है, जिन्हें ये लगता है कि जो यूनियन को काम करने चाहिए, जिस यूनियन को हमने बोर्ड देकर अपने लिए चुना है, वो सरकार के लिए काम कर रहा है और सरकारी यूनियन बन गया है, उनको हटाकर मजदूरों की सत्ता स्थापित किया जाए। इसलिए हम सबों को एक विचार यही रखनी चाहिए कि कैसे भी करके हम संस्था को मजबूत हाथों में दें और
तो वो तभी संभव है जब दोनों पदाधिकारी को इस बात का एहसास दिला दें कि पद से कोई गौरवान्वित नहीं होता। लोग ऐसे होने चाहिए जिसके बैठने से पद गौरवान्वित हो जाए। गौरवशाली पद पर बैठकर कोई अपने आप को गौरवशाली महसूस करता होगा, पर कहीं न कहीं हीनता बढ़ जाती है संस्था में, नुकसान हो जाता है संस्था का। मैं अपनी बात कहूं तो साथियों, मैंने 14 साल नौकरी करने के बाद ट्रैकमैन से 2018 में विभाग बदलकर वर्कशॉप में हेल्पर में आया था। कुल 16 साल की सेवा हो गई थी मुंबई में मेरी। 16 साल की सेवा के बाद जब मुंबई से ईस्टर्न रेलवे जमालपुर आ रहा था, तो आप कल्पना करिए कि मेरे पास मात्र 11 दिन और 11.5 दिन का LFE बचा हुआ था। कुल छुट्टी 11.5 दिन का, CL0। क्योंकि उस वक्त ही हमारा चुनाव कोऑपरेटिव बैंक का भी चल रहा था, तो छुट्टी का तो कोई सवाल ही नहीं होता। कई महीने absent चला जाता था, तभी जाके आप लोगों के बीच पहुंच पाता था। इन सारे त्यागों का क्या हुआ? क्या इन ऐसे महत्वाकांक्षी लोगों के लिए हमने त्याग किया था? नहीं ना। तो विचार करिए। हम बिल्कुल आप लोगों से ये नहीं कहेंगे कि आप वही करें जो मैं कह रहा हूं, पर अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे आप बताएं। कैसे किसी व्यक्ति विशेष को इतनी छूट दे दिया जाए कि वो 2 4 5 लोग मिलाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर ले? इसी तरह जिस तरह नागपुर में कांताराज जी सुरक्षित और अपना रामनेश पासवान जी सुरक्षित, और जो बार बार लाडले चहेते चांद मोहम्मद जी, मैं बहुत प्यार करता हूं उनसे, उनकी उदारता को बहुत पसंद करता हूं। पर सवाल है कि उनको जिस वक्त संस्था के लिए एकजुटता दिखानी चाहिए थी, संस्था के लिए एक निर्भीक और एक साफ सुथरी व्यवस्था स्थापित करने के लिए काम करना चाहिए था, तो उन्होंने आपदा में अवसर ढूंढ लिया। आवश्यकता ये नहीं थी, वक्त का मांग ये नहीं है। वक्त की मांग ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय सचिव जी दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आए। ये दोनों जब एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, आप लोगों के बीच में होंगे और ये कहेंगे कि पूरे के पूरे जो हमारे राष्ट्रीय बॉडी है, आज की तारीख में वो रिक्त पड़ा हुआ है, आप जिन्हें चुनेंगे, हो सकता है नंद पंचाल जी को ही चुनकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे, लोग स्वीकार किया जाएगा उस सम्मान के साथ। कम से कम उनके प्रति एक अविश्वास की भावना तो लोगों में नहीं रही। हो सकता है कांताराज जी को फिर से चुन लिया जाए उनके अच्छे कामों को देखते हुए, तो उनको भी बेहतर सम्मान और लोगों के बीच ये कहने का मौका मिलेगा, मैं साफ सुथरा आदमी हूं। तो साथियों, ये सारे व्यक्ति अपने आप को नागपुर में सुरक्षित करते हैं, और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जो दिल्ली में मीटिंग हुई होगी उसमें नैन पंचाल जी अध्यक्ष या सचिव नहीं होंगे। वहां भी सिर्फ सचिव का चुनाव हुआ होगा। जिस प्रकार नागपुर में सिर्फ अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उसी प्रकार से दिल्ली में भी सिर्फ कांताराज जी को हटाने के लिए सचिव का चुनाव हुआ। ये जो पदाधिकारी का खेल है, इसको आप लोग समाप्त करेंगे, ये आप लोगों के हाथ में है। बहुत लोग हैं जो संस्था को बेहतर दिशा में लेके जा सकते हैं। ये देश वीरों से खाली नहीं। और आप लोग जब ऐसा कदम उठाएंगे तो निश्चित तौर पर कायर लोगों के लिए संस्था में जगह नहीं बचेगा। कई आरोप हैं, कई आरोप नरेंद्र पंचाल जी पर लगे हैं, चुनाव के पहले भी लगे। लगाने वाला कौन? सचिव जी, और भी लोग हैं, मेरे ट्रैक में साथी भी हैं। मैं उनकी सत्यता बिना जांचे मैं आरोप को आरोप ही मानता। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, पर पंचाल जी को ऐसे जगह पर आने चाहिए। कांता जी जो बार बार कह रहे थे कि मेरे पास हजारों प्रूफ है, और उन्होंने लेटर जारी करके नैन पंचाल जी को साफ बता दिए, चिट क्लीन दिए। अब नैन पंचाल की विश्वसनीयता पर शक किया जाए या कांताराव जी को समझ में नहीं आता।
इनसे कई बेहतर और काबिल लोग, पढ़े लिखे लोग हैं संस्था में। उनको जगह दीजिए ना, कोई नई दिशा में जाएगी। इनको 5 साल अगर कहा जाए तो 5 साल का मौका तो मिला ना। दुनिया का ताकतवर देश में से अमेरिका है, वहां 5 साल से ज्यादा आप लगातार नहीं रह सकते। 5 साल के बाद फिर 5 साल का गैप दीजिए, फिर चुन के आ जाइए, 2 बार से ज्यादा नहीं। तो आपने नरेंद्र पंचाल जी, कांता जी का जो कार्यकाल है 5 साल से ज्यादा देख लिया है। इनको तो खुद भी अपने पद छोड़ देना चाहिए। पद पद के ऐसे को क्या मोह है, ममता है, पता नहीं। और इसमें कोई वेतन नहीं है जो लोग वेतन के लाभ के लिए इस प्रकार से जुड़े रहेंगे। पर जिसके रहने से संस्था को नुकसान हो, उनको खुद ब खुद कहना चाहिए खुद से कि भैया आप आइए फ्रंट में, और हम आपको फॉलो करेंगे और आपकी सहयोग करेंगे। एक राष्ट्रीय पदाधिकारियों का अलग बॉडी होनी चाहिए जो कि इन ऐसे लोगों, स्वार्थी लोगों के ऊपर नियंत्रण रख सके। तभी जाके आप लोगों का अस्तित्व बरकरार रहेगा, आप लोगों का जो उद्देश्य है वो पूरा हो सकेगा। कई लोग हैं चुप हैं। मित्रता का मतलब ये तो नहीं होता ना कि आप अपने मित्र को गलत में भी साथ दीजिए। कर्ण ने तो साथ दिया ना, एक एहसान के बदले, दुर्योधन के एक एहसान के बदले उन्होंने पूरी ताकत, पूरी बुद्धि, पूरी क्षमता, एक एहसान के बदले गुलाम छोड़ दिया दुर्योधन, दुराचारी व्यक्ति के साथ। नतीजा, अर्जुन से बेहतर होने के बावजूद भी अर्जुन के हाथों मारा गया। इसलिए मैं नियत पर हमेशा कहना चाहूंगा कि नियत में हमेशा साफ रहना चाहिए। और पद में कुछ लगा हुआ नहीं है, बिना पद के लोग भी उनसे बेहतर काम कर रहे हैं। हमें AIRF NFIR से लड़ाई हमारी नहीं है। हमारी एक ऐसी सोच है कि एक ऐसी लाइन खींचा जाए इन दोनों की लाइन से बड़ा। कर्मचारियों के बीच में काम करके आपको दिखाना हो। हम तो अभी ट्रैकमैन के बीच में उलझे हुए हैं कि बढ़िया हम राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सचिव, और आप दूसरी तरफ कहते हैं हम चुनाव लड़ेंगे, सारे विभाग को लेकर लड़ेंगे। खुद से लड़ लीजिए, पहले खुद की लड़ाई पहले खत्म कर लीजिए। सारे विभाग को अगर लेकर आप चलना चाहते हैं, सारे विभाग को लेकर आइए। नियम में संशोधन करने की क्या आवश्यकता, कौन दबाव डाला था इनके ऊपर? इनका खुद का निजी स्वार्थ था। यही माना जाएगा ना कि ये निजी स्वार्थ के लिए कि भाई हम चुनाव में जीत के आ जाएंगे। क्या जीत के आ जाएंगे आप? IREF जो है, आप देख लिए, 2-2 जोन में जीत के आ गया। और इसमें सारे इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा सहयोग AR2 का मिला है, ट्रैकमैनों का मिला है। ARF का बड़ा नेता राष्ट्रीय स्तर पर ढूंढेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ इटावा प्रमुख विजय बंधु जी, मित्र मेरे विजय बंधु जी के इर्द गिर्द घूमता नजर आएगा। अपने पूर्व के कामों के दम पे वो नहीं है, बल्कि उन्होंने विजय बंधु जी को साथ में रखकर, आगे रखकर अपनी जो मंजिल है वो हासिल किया है। तो हमारा उद्देश्य मिला जुला कर यही है दोस्त, कि दोनों ही मीटिंग 20 जून का और 27 जून का अमान्य मीटिंग माना जाए। ये दोनों मीटिंग का कोई महत्व है नहीं। ये दोनों भले ही नियम के तौर पर अध्यक्ष और सचिव को मीटिंग बुलाने का अधिकार है, पहला अधिकार तो सचिव का है, मतलब कांताराजू जी का है। अगर वो नहीं बुलाते हैं तो मजबूरन अध्यक्ष इसमें कदम उठा सकते हैं। पर ये दोनों ही बागी हो जाएं तो संस्था तो इन दोनों के व्यक्ति की वजह से खत्म नहीं होगी। तो आप लोगों को अपनी हथियार, अपनी तलवार, अपनी विवेक, सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए एक मीटिंग जो प्रस्तावित है 9 तारीख का, मुझे नहीं पता ये कौन प्रस्तावित मीटिंग रखा है, पर प्रचार हो रही है कि 10 जोन समर्थन है। जो भी कर रहा है, मैं कहता हूं ये बेहतरीन निर्णय है। और आपको बता दो कि इसके अंदर भी कोई साजिश हो तो मुझे नहीं पता, पर एक उद्देश्य अगर कहा जाए तो ये बेहतर उद्देश्य है। आप जिस प्रकार से दिल्ली से आपको एक सचिव
और एक अध्यक्ष मिले, नागपुर से एक अध्यक्ष एक सचिव मिले, उसी ढंग से हो सकता है कि यहाँ भी एक नए अध्यक्ष और सचिव मिले और इसमें दोनों ही अध्यक्ष और सचिव का गैर मौजूदी हो। लेकिन आपको एक ऐसी मीटिंग करनी होगी, जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आप लोगों के साथ यह खेल चलता रहेगा और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि लंबा वक्त खींच जाएगा। और जो आपके लिए होना चाहिए था, आपके डिमांड के लिए अब तक संस्था को जीएम, डीआरएम और रेलवे बोर्ड और दिल्ली के अंदर प्रदर्शन होने चाहिए थे, कोई मांग पूरा नहीं हुआ। अगर ठोस स्तर पर कहा जाए तो छोटे मोटे मांग पूरा हो जाने हमारा लक्ष्य नहीं था। हमारा लक्ष्य था समानता का अधिकार, ट्रैकमैन को हमारे रेल्स परिवार में समानता का अधिकार मिले, ये संवैधानिक अधिकार ये मिले और इसके लिए हम सबको एकजुट होना होगा। पर दो व्यक्ति की वजह से पूरी संस्था पिसते जा रही है, इसको आप बचाएं और एक बेहतर कल सुनिश्चित करें, क्योंकि बहुत जल्द ही आईआरसी के द्वारा ग्रुप डी का चयन हो जाएगा। हमारा सोचना है, मेरा अपनी सोच है कि ग्रुप डी की वैकेंसी के पहले, पूरा होने के पहले हमारी मांग रेलवे बोर्ड और रेलवे बोर्ड चेयरमैन के पास, रेल मंत्री के पास चले जाना चाहिए कि भैया जो भी आपने ग्रुप डी का चयन किया है पहले ट्रैक मेंटेनर में डालिए और जितने ट्रैक मेंटेनर में आते हैं उतने ट्रैक मेंटेनर को उन सारे विभाग में भेज दीजिए जहां रिक्त पड़े हुए पद है। तब जाकर हमें समानता का अधिकार के लिए एक रास्ता खुल पाएगा। और यह मानिए कि हर जो हमारा व्यवस्था है वो हर 2 साल में एक ग्रुप डी की वैकेंसी कम से कम लाएगी और इस तरह से 5 से 10 साल में सबों का कल्याण हो पाएगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी मांग हमारा जो एकजुटता का एक कारण ये रहा कि हम एलडीसी और पेट्रोल की बात कर रहे हैं और वो कभी लक्ष्य कहीं ना कहीं आपको प्राप्त हुआ दिखेगा। इन सारी मांग को लेकर आप एकजुट होइए ना, जितनी ताकत आप पद पर बने रहने के लिए कर रहे हैं उतनी ताकत इन कामों के लिए लगाइए। हमारे ट्रैक मेंटेनर को आपकी जो स्वीकारता है उसमें कहीं कोई कमी नहीं आएगी, जयंत पंचाल जी और कांता राजू जी। पर हाँ, ऐसे मौका पर लोगों को बिल्कुल बाहर बैठाना होगा जो संस्था को अपनी जागीर समझकर बैठे हैं या किसी प्रकार घुसकर संस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हिटलर लोगों से सावधान रहना होगा, हिटलर को कंट्रोल करना होगा। हिटलर बने ना, कोई मना करता है, पर हिटलर की जिंदगी जीने से पहले हिटलर के मौत के बारे में सोच लीजिए। हिटलर ने जिस तानाशाही से राज किया उसी तानाशाही से उन्होंने अपनी अंत तय किया। हिटलर की जिंदगी जीने के लिए तैयार थे, हिटलर की मौत के लिए भी तैयार हुई है, पर वो आपसे नहीं होगा। तो साथियों, मैं अंततः मैं यही कहूंगा कि 9 तारीख की जो मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग में खुले तौर पर आप सबकी जो नैतिक दायित्व बनती है कि आप सभी, नरेंद्र पंचाल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांता जी जो हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, इनको आप लोग दबाव डालकर कम से कम कहें कि भैया आप जो है 9 तारीख की भोपाल वाली मीटिंग में जरूर आइए, क्योंकि आपके सामने आपकी अग्नि परीक्षा हो जाए। आपको जिन्होंने चुना, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना चांद मोहम्मद जी, नवनिर्मित राष्ट्रीय अध्यक्ष चांद मोहम्मद जी, आपके भी विश्व स्तर पर सवाल खड़ा ना हो, इसलिए आप भी आइए और कहिए कि देखिए हमें जो लोगों ने चुना है ये प्राथमिक लोग हैं और आपके बीच में मैं चुन के आऊंगा। मेरी लोकप्रियता यह है। आप लोग भोपाल में आकर, जो नागपुर में चुने गए दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिव जी और कोषाध्यक्ष की मैं बात नहीं करूंगा, वो क्यों है कैसे मुझे नहीं पता। दूसरी बात, अपना दिल्ली के अंदर स्वाभाविक है, जिस प्रकार से कांता जी सुरक्षित रह गए नागपुर में, वैसे सुरक्षित रहेंगे दिल्ली में जयंत पंचाल। आप एक सचिव चुने होंगे, भले घोषित नहीं किए हैं,
उजागर नहीं किया होगा आपने, आपने सचिव भी चुना होगा और भी कुछ लोग चुने होंगे जो आपके इर्द गिर्द के लोग होंगे, मुझे नहीं पता वो कौन है, पर उनको भी उजागर करिए और आप सभी पहुंचिए 9 तारीख की मीटिंग में और अपने आप को सही साबित कीजिए। मैं इसी बात के साथ अपनी सुझाव को समाप्त करूंगा और इसका है, मंजिल भुलाकर जिया तो किया जिया, दम है तो मंजिल पाके दिखा, लिख दे लहू से अपनी कामयाबी की कहानी, दम है तो किस्मत को कर दे मिटा कर दिखा। तो हम वही कहूंगा कि आप लोग अपनी एक ही मंजिल मानिए कि, और किस्मत के भरोसे मत रहिए, कर्म के भरोसे रहिए और शानदार एक मजबूत संस्था का निर्माण करिए। धन्यवाद, आपका साथी अवनीश कुमार।